everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. This is the third part of the fifth chapter, and in this video we shall discuss the perceptual processes. So the first question is, what is perception? Perception क्या होता है? It is the process by which we recognize, interpret or give meaning to the information provided by the sense organs. और इसे करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं? हम हमारा लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशंस और अदर साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव प्रोसेस जो है उसका यूज़ करके ही हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को परसीव करते हैं. और परसेप्शन के लिए सबसे पहला है कि स्टिमुलस इज अटेंडेड बाय दी रिसेप्टर्स और द सेंसरी रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स जो है इट इज अटेंडेड टू एंड देन इट इज सेंड टू द प्रोसेसिंग, तभी परसेप्शन होता है. सो द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग इन्वॉल्व सर्टन सब प्रोसेस. यहाँ पर प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब स्टिमुलस को सेंसरी रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो जस्ट उनका काम है कि उसे रिसीव करना है. मीनिंग मेकिंग होता है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस. हम कैसे अपना एक्सपीरियंस, अपना लर्निंग, अपना मोटिवेशन, इमोशन लगा के एक पर्टिकुलर इवेंट को, ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं या समझते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज मीनिंग मेकिंग. दैट्स वाई वी से कि परसेप्शन टू परसेप्शन इट वैरीज. ये लोगों का परसेप्शन अलग हो सकता है, हमारा अलग है, सेम टॉपिक है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपनी ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट लाइक मशीन्स और कंप्यूटर्स की जो इनपुट किया एग्जैक्ट आउटपुट आएगा. हम अलग हैं, इसलिए हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. दैट्स वाई दिस टर्म मीनिंग मेकिंग हैज़ बीन यूज. तो फर्स्ट स्टिमुलस कम्स, उसके बाद सेंसरी रिसेप्टर्स में वो रिसीव होता है, इट इज़ अटेंडेड टू एंड देन इट इज सेंड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन द लर्निंग, मेमोरी या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करके उसका परसेप्शन होता है. परसेप्शन के कुछ प्रोसेसिंग अप्रोचेस हैं, दो तरीके के. फर्स्ट है बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड सेकेंड इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. बॉटम अप प्रोसेसिंग में recognition processes begins from the parts which serve as the basis for the recognition of the whole. इसमें क्या हो रहा है? एक काइंड ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है. सपोजिंग आप एक स्टिमुलस को देखें, एक ऑब्जेक्ट को देखें, आप उसके पार्ट्स को देख के उसे परसीव करेंगे कि वो ये चीज़ है. सपोजिंग आपने किसी एनिमल को देखा या किसी डॉग को देखा या कैट को देखा, तो क्या आप ऐसे करते हैं कि मतलब उसके दो लेग्स को देखा, फिर उसका स्किन को देखा, उसके आइज़ को देखा, फिर आपने पता लगाया कि ये कोई कैट है या डॉग है. सो दैट इज़ कि मतलब आप कैसे पार्ट्स को पहले देखते हो, उसकी बॉडी पार्ट्स को, फिर आप एक होल इमेज बनाते हो कि ये एक डॉग है क्योंकि इसके अंदर ये फीचर्स हैं, या ये कैट है या इसके अंदर ये फीचर्स हैं. नेक्स्ट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. टॉप डाउन प्रोसेसिंग बिगिंस विद होल लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर आप एंटायरली पहले होल थिंग को परसीव कर रहे हो, फिर बाद में आप उसके वेरियस कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हो ना. परसेप्शन में सिर्फ मतलब स्टिमुलस का ही फीचर्स और ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ आप स्टिमुलस का ही फीचर्स देख के आप बोलेंगे कि ये है या वो है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट्स के लिए परसीवर का खुद का परसेप्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि जैसे मैंने बताया, वी ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स, तो हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके डिफरेंट परसेप्शंस रखते हैं. ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटिव बींग्स, हेंस दे मॉडिफाई परसेप्शंस. परसेप्शंस जो है उन्हें मॉडिफाई भी किया जा सकता है. भले ही स्टिमुलस एक है लेकिन दो लोग उसे दो तरीके से परसीव कर सकते हैं. पहला फैक्टर है मोटिवेशन. नीड्स एंड डिजायर्स इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन. सपोजिंग आप दिन भर से भूखे हैं और आपको मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ भूखे लोगों के ऊपर, मतलब जो हंग्री थे, उनको खाने का मन कर रहा था, उन्हें कुछ टाइम के लिए खाना नहीं दिया गया एंड देन दे वर शोन सम पिक्चर्स. तो मतलब कुछ कंफ्यूजिंग टाइप्स पिक्चर्स था, उसमें क्लियरली कुछ शोन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने परसीव किया कि ये कोई फूड आइटम है. बिकॉज उनका मोटिवेशन, उनका नीड्स जो था तब बेसिक नीड था हंगर का. सो दैट्स वाई उनका परसेप्शन क्या हुआ, अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस्ड हो गया. Second is expectations or perceptual set. Phenomenon of perceptual familiarization or generalization. We see what we expect to see. कभी कभार ऐसा होता है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और ये हो जाता है एक बाइस्ड परसेप्शन भी कहते हैं.
इसी बायस परसेप्शन के फिनोमेनन में ऐसा देखा जा सकता है कि हम ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो हमें पता है कि वो वैसा होगा और हम उस इवेंट को वैसा ही परसीव करते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट। सपोजिंग कि आपको पता है कि आपको एग्जाम लिखना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको पता है वो क्वेश्चन पूछेगा एंड यू नीड टू राइट, सो यू आर व्हाट यू आर डूइंग, आपको एक्सपेक्टेशन है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ को एग्जाम बोल के आप परसीव करें कि मेरा एग्जाम हो रहा है ये। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव स्टाइल्स। कॉग्निटिव स्टाइल्स में आता है दो चीज, फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट वाले एक्सटर्नल वर्ल्ड को होलली या होलिस्टिकली वो परसीव करते हैं, और इंडिपेंडेंट वाले पहले कुछ कुछ उसके पार्ट्स को फर्स्ट परसीव करते हैं, देन दे लुक एट द बिगर पिक्चर। नाउ लास्ट इज कल्चरल बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए परसेप्शंस भी डिफर कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। Our visual field is a collection of different elements such as points, lines, colors. हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वहाँ पर क्या है, points है, things are made up of points, lines and colors. तो ये सारी चीज़ों को परसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स। मतलब कोई भी चीज़ जब हम देख रहे हैं तो हम उसे एक होल की तरह परसीव करते हैं। सपोजिंग आप एक बाईसाइकिल देख रहे हो, तो जब आपके सामने बाईसाइकिल आता है तो आप एक कंप्लीट पिक्चर देखते हो और आप बोलते हो वो बाईसाइकिल है। आप ये नहीं कहते कि वो पार्ट ऑफ सैडल है, व्हील है उसमें, या हैंडल है, वो क्या चीज़ है, आप ऐसा नहीं कहते, आप होल पिक्चर देख के बोलते हो। तो इस चीज़ को समझाने के लिए गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा थियोरी दिया है अपना। गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट जैसे कि कोहलर, कोफका और वर्दाइमर ने कहा कि वी परसीव डिफरेंट स्टिम्युली नॉट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल with a definite form. So गेस्टॉल्ट का मतलब ही है कि रेगुलर फिगर और अ फॉर्म, तो इसलिए उन्होंने भी बताया कि जो भी डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं हम उसे एक पर्टिकुलर, मतलब उसका पार्ट्स ऑफ एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग से नहीं, उसे एक साथ देखते हैं कि वो एक साथ एज अ होल वो क्या फॉर्म में है, तो वो जो डेफिनाइट फॉर्म होता है हम उसे एंड में परसीव करते हैं। सो दिस होल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि जो होल चीज़ है वो ऑफ कोर्स, आप अगर किसी फ्लावर पॉट को ले लें तो अगर आप उसमें से फ्लावर के प्लांट को निकाल देंगे तो वो फ्लावर पॉट नहीं कहलाएगा, वो अलग है, वो सिर्फ एक पॉट है। तो जब आप फ्लावर पॉट में फ्लावर्स डाल देंगे, उसका प्लांट्स डाल देंगे, तो वो एक फ्लावर पॉट बन जाएगा। तो होल जो है वो अलग होता है उसके पार्ट से, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स में हम चीज़ों को होल में ही परसीव करते हैं। सेरिब्रल प्रोसेसेस दे आर ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द परसेप्शन ऑफ अ गुड फिगर और प्रेग्नेंस। इसलिए हम जो भी चीज़ को परसीव करते हैं हम उसे होलली परसीव करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब हम एक सरफेस को देखते हैं तो उस सरफेस के कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग से स्टैंड आउट करती हैं सेपरेट एंटिटीज़, लेकिन बाकी चीज़ को हम नोटिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बुक में आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ वो वर्ड्स को देखते हैं, उस पेज का, आप वो पीछे का बैकग्राउंड जो पेज है उसे नहीं देखते। या फिर अगर कोई वॉल में पेंटिंग लगी है तो आप उस पेंटिंग को देखते हैं ताकि आप उस पेंटिंग के बारे में जान सकें, वॉल को आप मतलब डायरेक्टली नहीं देखते। या फिर एक और भी एग्जाम्पल गिवन है इन द बुक, लाइक बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। जब आसमान में परिंदे उड़ रहे होते हैं देन वी टेंड टू वॉच द बर्ड्स, हम स्काई को नहीं देखते अगर हम बर्ड को देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी डिस्टिंग्विश फिगर बिकॉज इट हैज़ गॉट अ डेफिनाइट फॉर्म, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उसका ज़्यादा क्लियर कॉन्टूअर है या फिर आउटलाइन है जो कि उसके बैकग्राउंड में मौजूद नहीं है, एंड इट स्टैंड्स आउट। ऑल्सो इट इज़ क्लियर, limited and relatively near to our vision. So let us discuss about some of the principles of the perceptual organization. पहला है principle of proximity. जो भी objects आपको closely together दिखते हैं in space of time, हम उसे groups की तरह समझ लेते हैं और एक साथ perceive करते हैं। जैसा कि book में diagram given है, the figure has been given, जहाँ पे कि कुछ स्क्वायर पैटर्न ऑफ डॉट्स को हम नोटिस नहीं करते, लेकिन हम सीरीज ऑफ कॉलम्स ऑफ डॉट को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि सीरीज ऑफ कॉलम्स में जो दो कॉलम्स बने हुए हैं वहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम है और
वो एक साथ नज़र आ रहे हैं, इसी के लिए हम किसी स्क्वायर को नोटिस नहीं कर रहे, हम वो कॉलम्स को नोटिस कर रहे हैं। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, हम सिमिलर या फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम एक तरह के ग्रुप में ऐड कर लेते हैं या हम ग्रुप की तरह उसे परसीव कर लेते हैं। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, दे व्हेन द ऑब्जेक्ट्स दे अपीयर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस पैटर्न वी कंसिडर देम एज अ ग्रुप। Fourth is principle of smallness. Smaller areas tend to be seen as figures against a larger background. जैसा कि आप अपने बुक के फिगर में देख सकते हैं, ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा नोटिसेबल है। फिफ्थ इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री. Symmetrical areas tend to be seen as figures against asymmetrical backgrounds. Sixth is the principle of surroundedness. Areas surrounded by others, they tend to be perceived as figures. And last, or the seventh one, is the principle of closure. We tend to fill the gaps and perceive the whole. जैसा कि बुक में फिगर गिवन है, एक ट्रायंगल जैसा कुछ बना है लेकिन उसके बीच बीच में गैप्स है, लेकिन स्टिल हमने उसे ट्रायंगल की तरह परसीव किया क्योंकि मेंटली हम उसके वो गैप्स को हमने फिल कर दिया एंड वी परसीव्ड द होल इमेज और द होल पिक्चर. Next topic is perception of space, depth and distance. What is space? Space is the visual field or surface in which things exist, move or can be placed. The space in which we live is organized in 3 dimensions. तो जहाँ पर हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर चीज़ें 3 डायमेंशनल हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि जो हमारा रेटिनल इमेज है, रेटिनल विजन है, वो सिर्फ 2 डायमेंशनल है. हमारा रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज 2 डायमेंशनल. नाउ विच शोज द इमेज ऑफ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, जस्ट दैट. तो ये डिस्टेंस या डेप्थ परसेप्शन क्या होता है? डेप्थ परसेप्शन का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड इन 3D. वही मजे की बात है कि अगर हमारा विजन, रेटिनल विजन 2D है फिर भी हम उसे 3D में परसीव करते हैं. ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द डेप्थ परसेप्शन. इसका इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है. नाउ इन परसीविंग द डेप्थ वी डिपेंड ऑन 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. These sources of information are called cues. पहला है बाइनोक्यूलर cues जिसमें कि दोनों आंखों का इस्तेमाल किया जाता है. सेकेंड इज मोनोक्यूलर cues जिसमें कि it requires one eye only. The monocular cues are effective when the objects are viewed with one eye only. It is often used by the artist to induce the depth in 2D paintings, इसलिए monocular cues को pictorial cues भी कहा गया है. Now, some of the important monocular cues that help us to judge the distance and depth are as follows. पहला is relative size. Size of the retinal image allows us to judge the distance. एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन आर एक्सपीरियंसेस. जैसा कि अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर जाता है तो रेटिनल इमेज जो है वो छोटा छोटा होते जाता है. एंड वी टेंड टू परसीव एन ऑब्जेक्ट फार्दर अवे व्हेन इट अपीयर्स स्मॉल एंड क्लोजर व्हेन इट अपीयर्स बिगर. तो अगर दूर की चीज़ें हैं तो वो हमें छोटी नज़र आती हैं, पास में है तो ज़्यादा लार्ज नज़र आता है. सेकेंड इज इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग. सम पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय अनदर, overlapped object considered farther away. इसका मतलब है कि these cues they occur जब कुछ portion of the object को हम दूसरे object से cover कर देते हैं. तब क्या होता है कि जो overlapped object है, मतलब जो ढका हुआ है, उसे हम ज़्यादा farther away perceive करते हैं, whereas the object that covers it appears nearer. तो जो उस object के ऊपर है उसे हम कम डिस्टेंस में परसीव करते हैं, मतलब उसे पास परसीव करते हैं, और जो ढका हुआ है उसे दूर परसीव करते हैं. थर्ड इज लीनियर पर्सपेक्टिव. लीनियर पर्सपेक्टिव बताता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोजर टुगेदर दैन द नियरर ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि रेल ट्रैक्स हम देखते हैं, इट अपीयर्स टू कन्वर्ज. जितना डिस्टेंस में आप देखते हैं उसे विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, एंड इट हैज़ गॉट अ वैनिशिंग पॉइंट एट द हॉरिजन. मतलब आपको समझ नहीं आएगा वो कहाँ गुम हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में एकदम से लगता है कि इट इज़ कन्वर्जिंग, मतलब एक साथ मिल जा रहा है. लास्ट इज एरियल पर्सपेक्टिव. एरियल पर्सपेक्टिव बताता है कि एयर में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट और मॉइस्चर कंटेंट होते हैं. नाउ दैट मेक्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लुक हेजी और ब्लरी. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज द एरियल पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्टेंट माउंटेन्स जो होते हैं वो हमें ब्लू दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट हो जाता है. Whereas the same mountains are perceived to be closer when the atmosphere is clear. Next is light and shade.
लाइट एंड शेड से मतलब है कि जो भी हाईलाइट्स और शैडोज होते हैं वो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। लाइट एंड शेड में नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप हाईलाइट कर रहे हैं तो वो हाईलाइट और शैडोज जो है वो डिसाइड करेगा कि वो कितना डिस्टेंस में। इन द लाइट सम पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गेट हाईलाइटेड वेयर सम पार्ट्स बिकम डार्कर। तो हाईलाइटेड वाले जो भी आपको सामने दिख रहे होंगे, डार्कर वाले लगेंगे, वो दूर के मतलब दूर में डिस्टेंस में है। नेक्स्ट इज रिलेटिव हाइट। लार्जर इज परसीव्ड एज क्लोजर, स्मॉलर इज परसीव्ड एज फार्दर अवे। नेक्स्ट टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट का मतलब है कि विजुअल फील्ड विथ मोर डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स दे आर परसीव्ड फार्दर अवे। लास्ट इज मोशन पैरालैक्स। इसमें बताता है कि द काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू is not a pictorial cue because when objects are different distances they move at different relative speed. काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू जो कि मोशन पैरालैक्स है उसे हम पिक्टोरियल क्यू की तरह कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इट अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस दे मूव एट अ डिफरेंट रिलेटिव स्पीड। तो जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इट अपीयर्स टू मूव स्लोली देन द ऑब्जेक्ट्स विच इज क्लोज। सो द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट प्रोवाइड्स अ क्यू टू इट्स डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स हमारे अगेंस्ट मूव करते हैं, लेकिन जो दूर के चीज़ें होती है, दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। So the second one is binocular cues. After studying monocular cues, we are studying binocular cues. ये भी psychological cues है। So सबसे पहला binocular cue में आता है retinal और binocular disparity। रेटिनल डिस्पैरिटी इसलिए अकर होता है क्योंकि हमारी जो दोनों आँखें हैं उसकी जो लोकेशन है, मतलब दोनों आँखें जब ब्रेन से कनेक्ट होता है तो दोनों का हेड में, हमारे हेड में दोनों का लोकेशंस डिफरेंट है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हॉरिजॉन्टली बाय डिस्टेंस ऑफ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर्स। तो इस डिस्टेंस के वजह से हमारे दोनों आँखों के रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। इसी डिफरेंस की वजह से हमारे आँखों में रेटिनल डिस्पैरिटी फॉर्म होता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स अ लार्ज रेटिनल डिस्पैरिटी टू मीन अ क्लोज ऑब्जेक्ट। अगर आप एकदम क्लोज ऑब्जेक्ट से देखेंगे तो दोनों का रेटिनल डिस्पैरिटी थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस वाला अगर आप चीज़ देख रहे हैं तो रेटिनल डिस्पैरिटी कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस। When we see a nearby object, our eyes converge inward in order to bring the image on the fovea of each eye. तो अगर हम एकदम पास से देखते हैं हमारी जो आँखें होती हैं वो यूजुअली कन्वर्ज करती हैं सो दैट हम फोविया में वो इमेज को पहुंचा सकें, उसके स्टिमुलस को। फोविया जहाँ पे कि येलो स्पॉट है, मैक्सिमम विजन एक्विटी जहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। वी ट्राई टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। एकोमोडेशन एक प्रोसेस है जिससे कि वी फोकस द इमेज ऑन दी रेटिना। हमारे रेटिना में हम इमेज को फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। दीज मसल्स दे चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस। तो जब एक ऑब्जेक्ट इट गेट्स अवे द मसल इज रिलैक्स्ड, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स नियरर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेंस की थिकनेस को इंक्रीज कर देता है। Next topic is perceptual constancies. Now perception of objects as relatively stable in spite of changes in the stimulation of sensory receptors is known as the perceptual constancies. इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ ऐसी objects या कुछ ऐसे stimulus हैं जिन्हें कि आप एक्चुअल में चेंज भी करते हो, मतलब एनवायरनमेंट में वो एक्चुअल में चेंज होता है लेकिन हमारे परसेप्शन में वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। वी परसीव इट एज इट इज़, इसलिए परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज है। सबसे पहला आता है इसके अंडर में साइज कॉन्स्टेंसी। इट इज़ द टेंडेंसी फॉर द परसीव्ड साइज टू रिमेन रिलेटिवली अनचेंज्ड विथ द चेंजेस इन द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड साइज ऑफ रेटिनल इमेज। मतलब ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है उस स्टिमुलस को लेके वो डिफरेंट रहता है। तो अगर दूर से आप अपनी फ्रेंड को देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि वो कुछ अलग, उसका हाइट अलग हो गया या कुछ, क्योंकि आप उसे रोज़ देखते हैं, आपका परसेप्शन हो चुका है उसके बारे में कि वो ऐसे ऐसे दिखता है या दिखती है। तो वो चीज़ जो है डिस्टेंस के साथ भी वो यूजुअली रिलेटिवली अनचेंज्ड ही रहता है हमारा परसेप्शन। नेक्स्ट इज शेप कॉन्स्टेंसीज। शेप कॉन्स्टेंसीज को हम फॉर्म कॉन्स्टेंसी भी कहते हैं। परसेप्शंस ऑफ द शेप्स ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट चेंजेस इन द रेटिनल इमेज पैटर्न। अनचेंज्ड इसलिए रहता है क्योंकि उसकी जो इमेज की ओरिएंटेशन होती है, अगर आप उसे चेंज कर दें, सपोजिंग आप किसी प्लेट को
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से देख रहे हैं, आपके टेबल में एक प्लेट पड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल में, एंड यू आर वॉचिंग इट, तब भी आपके मन में जो उसका शेप का कॉन्स्टेंसी है वो सिमिलर ही रहेगा, वो आपको कुछ अलग टाइप का शेप नहीं दिखेगा, क्योंकि आप उसे उसी तरीके से परसीव करते आ रहे हैं. लास्ट इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. इट इज़ द टेंडेंसी टू मेंटेन अपेरेंट ब्राइटनेस कॉन्स्टेंट अंडर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन, विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पेपर को अपने क्लासरूम में बैठ के आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तो आपको आपका नोटबुक का जो पेज है वो वाइट दिखता है. अगर आप उसे सनलाइट में बाहर में जाके अगर आप उस नोटबुक में लिखने की कोशिश करते हैं तब भी आपको उस नोटबुक का पेज जो है वो सेम ही लगता है, दो उसका ब्राइटनेस का लेवल्स चेंज होता है, लेकिन फिर भी आप उसे एज इट इज़ परसीव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इल्यूजन्स. इल्यूजन्स क्या होता है? इल्यूजन्स आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इस वर्ड से कम अक्रॉस किए होंगे. इल्यूजन्स का मतलब है मिसपरसेप्शंस. Misperceptions resulting from misinterpretations of information received by our sensory organs. इसका मतलब है जो भी स्टिमुलस है हम उसे मिसपर्सीव करते हैं, मतलब गलत तरीके से उसे परसीव करते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के दौरान. इल्यूजन्स को प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया है क्योंकि it results from external stimulus situation and it generates same kind of experiences in each individual. मतलब largely अगर आप देखेंगे तो बहुत generalized response होता है लोगों का ये illusions को लेके, क्योंकि almost हर किसी के साथ ये misperceptions हो जाता है because they misinterpret the information by their sensory organs. Illusions के कुछ types हैं. First is universal या permanent illusions. Second is personal illusions. यूनिवर्सल इल्यूजन्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हर किसी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, जैसा कि रेल ट्रैक्स का कन्वर्ज करना, ये हर किसी को ऐसे ही दिखाई देता है, तो इसे हम परमानेंट इल्यूजन्स कहते हैं. पर्सनल इल्यूजन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. दो तरीके के हम विजुअल इल्यूजन्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल इल्यूजन. यहाँ पर मालर और लायर का इल्यूजन दिया गया है. नाउ लुक एट योर बुक्स, यूल नोटिस कि हर किसी को लगेगा कि जो ए वाला लाइन है इट इज़ शॉर्टर दैन द बी फिगर, और वर्टिकल हॉराइजॉन्टल इल्यूजन जो है वहाँ पर लगेगा कि जो लोअर का लाइन है वो छोटा है, लेकिन एक्चुअल में दोनों लाइंस एक जैसे हैं. ऑलमोस्ट नहीं, पूरा एग्जैक्टली इक्वल लेंथ के ही हैं, बट ये हमारा परसेप्शन है और हमारा इल्यूजन है जो कि मिसपर्सीव होके हमें मिसपरसेप्शंस दे रहा है. Next is apparent movement illusion, when motionless pictures projected one after another at an appropriate rate. It is also called as the phi phenomenon. मतलब जब हम सिनेमा शो में मूविंग पिक्चर्स देख रहे हैं तो हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है, या फिर कुछ फ्लिकरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट्स, अगर आप उससे एक अप्रोप्रिएट टाइम और पर्टिकुलरली मतलब एग्जैक्ट उसका जो साइज़ है, शेप है, इंटेंसिटी है, सब कुछ एक करके अगर आप टाइम लगा के उसे एक के बाद एक अगर लाएंगे तो लोग जो है वो परसीव करेंगे कि वो लाइट जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन वो 2 से 3 फ्लिकरिंग लाइट्स होगा. सो दैट इज़, हमें ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है. दैट इज़ अपेरेंट मूवमेंट इल्यूजन. सो द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन. परसेप्शन में भी सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आ गया है, तो हमें ये पढ़ना भी बहुत नेसेसरी है क्योंकि हर एक टॉपिक में जो है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को इंक्लूड किया जाता है. सेगल, कैम्बेल एंड हर्स्कोविट्स, they did an extensive study on illusion susceptibility. ये 3 लोगों ने मिलके इल्यूजन ससेप्टिबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया है, रिसर्च किया कि कैसे लोग इल्यूजन को देख के मतलब सच में मिसपर्सीव कर लेते हैं. तो उन्होंने 2 टाइप के ग्रुप में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, स्टडी करके देखा, जो कि कुछ लोग आए थे रिमोट अफ्रीकन विलेजेस से और कुछ लोग थे वेस्टर्न अर्बन सेटिंग से. तो अफ्रीकन विलेजेस के आए हुए लोग जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी दिखाते हैं वर्टिकल हॉराइजॉन्टल इल्यूजन में, मतलब वो ज़्यादा धोखा खा जाते हैं वर्टिकल हॉराइजॉन्टल इल्यूजन में. और वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो अर्बन सेटिंग्स के लोग हैं वो धोखा खा जाते हैं मलर लायर इल्यूजन से. इसका रीज़न है कि जो अफ्रीकन लोग हैं वो डेंस फॉरेस्ट एरियाज में लिव करते हैं एंड दे हैव रेगुलरली एक्सपीरियंस दी वर्टिकैलिटी कैसे, लॉन्ग ट्रीज, जंगलों में रहते हैं तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है. सो दे हैव डेवलप्ड अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट, इसलिए वो इस वाले इल्यूजन में धोखा खा जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो वेस्टर्नर्स हैं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय राइट एंगल्स.
आप अपने घरों में देखिए, जो घर है वो राइट एंगल्स में बिल्ड है, हमारे रूम्स एवरीथिंग, सो दे हैव डेवलप्ड अ टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट द लेंथ ऑफ लाइन्स कैरेक्टराइज्ड बाय एंक्लोजर। इसलिए ये दो पर्टिकुलर लोग ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ के लोग ऐसे डिफरेंसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, डिफरेंसेस। हडसन ने भी एक सेमिनल स्टडी किया अफ्रीका के लोगों पे, जहाँ पर कि उन्हें पता चला कि people who had never seen pictures, they had great difficulty to recognize and interpret depth cues. तो वो लोग, अफ्रीका के वो लोग जो जिनका थोड़ा भी एक्सपोजर नहीं, वो कभी फोटोग्राफ्स देखे ही नहीं थे, पिक्चर्स देखे ही नहीं थे, उनमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ फोटोग्राफ्स में मेंशन चीज़ों को रिकग्नाइज करना और उसके डेप्थ को समझना, मतलब वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। वैसे ही ठीक सिन्हा और मिश्रा ने भी स्टडी किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे कि उन्होंने इंटरप्रेट किया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर्स इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, बिकॉज लोग जो हैं फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर भी लेते हैं, लेकिन वो लोग जो पिक्चर्स से एक्सपोज्ड नहीं हैं या लेस एक्सपोज्ड हैं, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है वो सारे एक्शंस और इवेंट्स को डिपिक्ट करने के लिए जो कि डिफरेंट हैं। ओके, सो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जो कि वो कभी उस एक्शंस या इवेंट्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किए थे, वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और अगर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर पिक्चर्स आप देखे हैं, आप जानते हैं कि पिक्चर्स में होता क्या है, तो आपको एक आइडिया होता है, लेकिन ये सारे लोग दे वर नॉट एक्सपोज्ड, इसलिए उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ। विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।